जब मैं शादी करके ससुराल पहुंची तब मेरी सास बहुत खुश हुई थी। वे मेरा सुंदर रूप देखकर घर घर कहती फिरती थी, मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत है, वह लाखों में एक है। और फिर एक दिन सासू माँ ने मुझे समझाया था, अब बहू तुम्हें ही मेरे लल्ला को सुधारना है, थोड़ा बहुत उसे पीने की आदत है। सुनिए जी, आप शराब पीना बंद कर दीजिए, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैंने पति की बाहों में सिमटकर मनाने की कोशिश की थी। कुछ दिनों तक उसका पीना कुछ कम हुआ, लेकिन जल्द ही वह पुरानी आदत के कारण पीने लगा था। फिर तो वह मेरी सुनता ही नहीं था। जब मना करती वह भड़क जाता। एक दिन पहली बार जब अपने पति से पीटी गई तब मैं खूब रोई थी। मैं अपने समय को कोस रही थी। गरीब माँ बाप की बेटी अपने समय को ही दोष देकर रह जाती है। शराब की लत ने उसे बीमार कर दिया था। मैं रोज उससे लड़ती, यह लड़ाई झगड़ा मेरी पिटाई पर खत्म होता। आसपास वाले लोग तमाशा देखते, उन लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का साधन था, जबकि मैं रोज मर और जी रही थी। मैं उसे सुधार न सकी। देखते देखते मैं एक बेटी की माँ बन गई थी। अब तो मेरी सुंदर त्वचा हड्डियों से चिपककर बदसूरत और काली बन चुकी थी। ज्यादा शराब पीने से वह बीमार रहने लगा। सासू माँ घर के सारा सामान व जेवरात बेचकर बीमार बेटे को बचाने में लग गई थी, लेकिन गुर्दे की बीमारी ने उसकी जान ले ली। सासू माँ अपने लल्ला के वियोग में ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और वह भी चल बसी। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। बेटी को पालने के लिए घर घर झाड़ू पोछा करने लगी थी। बाद में एक प्राइवेट स्कूल में साफ सफाई और झाड़ू लगाने का काम मिल गया था। बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ने लगी थी। एक दिन मैं विनोद से मिली। वह उसी स्कूल में बस का ड्राइवर था। जरूरत पड़ने पर वह मेरी मदद कर देता था। मेरी बेटी बीमार हो जाती थी तो वह कई बार अस्पताल ले गया था। इतना ही नहीं, उन दिनों जब मैं काफी हताश और निराश थी तो उसने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया था। फिर कैसे हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए, पता ही नहीं चला। अब वह छुट्टियों में मेरे घर कभी कभी आने लगा था। बेटी के लिए टॉफियां और मिठाइयां लेकर आता। वह मेरी बेटी के साथ घुल मिल गया था। मेरी बेटी भी उसे अंकल अंकल करने लगी थी। जब पेट की भूख शांत हुई तो तन की भूख मुझे सताने लगी। पति के साथ झगड़े के कारण असंतुष्ट ही रही। उसका भरपूर प्यार मिला नहीं। आखिर कब तक अकेली रहती। ऐसे में विनोद का साथ मिला। वह भी अपनी पत्नी से दूर रहता है। वह इतना भी नहीं कमा पाता है कि यहाँ से काफी दूर अपनी पत्नी के पास जल्दी जल्दी जा सके। शायद हम दोनों की तन्हाइयाँ एक दूसरे को पास ले आई थी। और एक दिन उसने मुझे बाहों में भरकर जब मेरे गालों को चूमा तो मैं मदहोश हो गई। हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर अपने तन की भूख को शांत की। फिर तो हमें जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे में समा जाते। एक दिन शाम को मैं बाजार से लौट रही थी।
तो पड़ोस की रीता मिल गई थी। वह मेरी विपत्तियों में अतरंग सहेली बन चुकी थी। उसी ने मुझे शुरू में झाड़ू पोछा का काम दिलाया था। मेरा हाल चाल जानने के बाद वह पूछने लगी, विनोद इन दिनों तुम्हारे घर ज्यादा ही आ रहा है। रीता तुम तो जानती हो वह बेटी के पास आता है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाती हूँ। मैंने सफाई देने की कोशिश की थी। अंजू, मैं तुमको बहुत पहले से जानती हूँ। मोहल्ले वाले तुम दोनों के बारे में तरह तरह के किस्से कहानियां गढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ है तो तुम जल्दी से कोई निर्णय ले लो। तुम अकेले कब तक रहोगी? उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी। अरे रीता, तुम भी मुझे नहीं समझ पाई। मैं अब एक बेटी की माँ हूँ। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मोहल्ले वालों का क्या है? उन्हें तो बस मनोरंजन होना चाहिए। उनको किसी के दुख सुख से क्या मतलब? वह मेरे साथ स्कूल में काम करता है, बच्चों से ज्यादा हिल मिल गया है। बच्चों के बीमार होने पर उसने कई बार मेरी मदद की है। बस उससे अपनत्व तो हो गया है। लेकिन लोगों का क्या है? वे तो गलत निगाह से देखेंगे ही ना। उसके भी अपने बच्चे हैं। इस बार वह अपने घर नहीं जा सका है। वह अकेला रहता है, इसलिए कभी कभी खाने के लिए उसे बुला लेती हूँ। मैं जरा बनावटी गुस्से में बोली थी। मैं जानती थी कि तू कभी ऐसा नहीं करेगी। रीता संतुष्ट होते हुए बोली, रीता, मैं विवाह बंधन को अच्छी तरह से झेल चुकी हूँ। विवाह के बाद कितना सुख मिला है वह भी तुझे मालूम है। सो इस जन्म में तो विवाह करने से रही। यह सब कहते हुए मेरे आंखों में आंसू तैरने लगे थे। कुछ रुककर मैंने फिर बोलना शुरू किया। रही बात मोहल्ले वालों की, जिस दिन मैं अपने पति से पीटी जाती थी उस दिन भी ये लोग मजा लेते थे। लेकिन कभी भी मेरी दुखती रग पर मरहम लगाने नहीं आते थे। हाँ, वे नमक छिड़कने जरूर आते थे। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। मुझे जो मर्जी है वही करूंगी। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। इस बार मैं गुस्से से उबलने लगी थी। रीता ने गहरी सांस ली और मुझे समझाने लगी, अंजू, मैं जानती हूँ, लेकिन समाज में रहना है तो लोगों पर ध्यान देना ही पड़ता है। लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चों पर तो पड़ता है ना। इतना कहने के बाद रीता अपने घर चली गई। मैं भी एक गहरी सोच में पड़ गई। घर आकर मैंने भी सोच लिया, अब जैसे ही विनोद मेरे पास आएगा मैं उसे मना करूंगी कि अब तुम रोज रोज मत आया करो। मोहल्ले वाले किस्से कहानियां गढ़ने लगे हैं। अब बेटी भी बड़ी होने लगी है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। मैं यह भी सोच रही थी कि कैसे विनोद को मना करूंगी। मुझे भी लग रहा है कि लोगों से बचने के लिए उसे आने से मना करना ही उचित होगा। अभी इसी उधेड़ वन में थी कि किसी के आने की आहट मिली। सामने विनोद खड़ा मुस्कुरा रहा था। आते ही मुझे बाहों में भर लिया था उसने। न चाहते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसके आलिंगन में खिंचती चली गई। उसने मेरे होठों पर चुंबन जड़ दिए और मैं कुछ क्षणों के लिए सुख के सागर में डूबती चली गई। मैं उसको मना करना चाह रही थी, लेकिन मना नहीं कर सकी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।